हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। आज के इस वीडियो में हम CTET एग्जामिनेशन के कुछ नंबर्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि अगर आप CTET एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक आइडिया देगा कि ये क्या एग्ज़ाम है और इसे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एनालिसिस के लिए हम पिछले 6 CTET एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे। सितंबर 2016 से स्टार्ट करके जो मोस्ट रिसेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया दिसंबर 2021 में, तो वहाँ तक हम नंबर्स को देखेंगे। अब ये दिसंबर 21 वाला जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया गया। तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली चला ओवर ए पीरियड ऑफ 23 डेज, यानी कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली शुरू हुआ दिसंबर 2021 में और ये चला मिडल ऑफ जनवरी 2022 तक। और आप देख सकते हैं कि इस ईयर्स में थोड़े गैप्स भी है। 2017 CTET को कंडक्ट नहीं किया गया, कुछ वजह से 2017 में जो CTET होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, फिर कैंसिल कर दिया गया। और फिर यहाँ पे जो 2020 वाला एग्ज़ाम है वो भी जो कोरोना सिचुएशन था इंडिया में, उसके वजह से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते जनवरी 2021 तक पोस्टपोन हो गया। तो ये जो 6 एग्ज़ाम्स है ये मोस्ट रीसेंट एग्ज़ाम्स है। इस ग्राफ को देख के एक क्वेश्चन तो ज़रूर आंसर किया जा सकता है कि CTET एग्ज़ाम जो है वो कितना पॉपुलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 7.07 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, और 2018 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें एक शार्प इंक्रीज़ हुआ नंबर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो रजिस्टर हुए थे वो था 23.23 लाख कैंडिडेट्स। और अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो ये नंबर जो है हर साल इंक्रीज़ होते आ रहे हैं। और जो मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम था जो दिसंबर 2021 का, उसमें 35.55 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था दोनों पेपर्स को मिला के। अब ये शायद दिसंबर 2018 में जो जंप हुआ है वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो 2017 वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो वो कैंडिडेट्स भी दिसंबर 2018 में शिफ्ट हो गए। तो जो भी रीज़न है, हम ओवरऑल नंबर्स को देखते हैं तो ये जो है ये शायद इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है। शायद ही कोई और एग्ज़ाम है जिसमें इतने सारे कैंडिडेट्स बैठते होंगे। और दो छोटे वाले पॉइंट्स जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे फिर से इन डिटेल डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जितने कैंडिडेट्स एक्चुअली रजिस्टर हुए थे एग्ज़ाम के लिए उतने कैंडिडेट्स एक्चुअली एग्ज़ाम में नहीं बैठे। यानी कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर हुए एग्ज़ाम में वो थोड़ा कम ही है। यानी हर साल जो है एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फ़ी तो पे कर देते हैं, फॉर्म भी फिलअप कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर। और अगर ओवरऑल क्वालिफाइड नंबर्स भी देखते हैं तो वो भी जो है हर साल इंक्रीज़ होते नज़र आ रहे हैं। अब ये नेचुरली है क्योंकि अगर ओवरऑल नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो जितने पास हो रहे हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो इसके बारे में थोड़े डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। और हाँ, इस स्लाइड में जो लास्ट वाला नंबर है जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का नंबर देखोगे पेपर्स 1 और 2 को मिला के, तो सितंबर 2016 में अराउंड 70,000 कैंडिडेट्स ने CTET क्वालिफाई कर लिया। और जो मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम था दिसंबर 2021 उसमें 6.66 लाख कैंडिडेट्स ने क्लियर किया दोनों पेपर को मिला के। यानी कि ये जो नंबर है वो शुरू हुआ 70,000 से इन सितंबर 2016 और अभी जो है वो ऑलमोस्ट 7 लाख तक पहुंच गया है। यानी कि ये नंबर जो है 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस CTET जो क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो किस तरह का कंपटीशन उसमें जनरेट हो रहा है। क्योंकि अगर हर साल इतने लोग CTET क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतने ही लोग जो है वो जॉब्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड जो है इससे हमें 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। एक ये है कि CTET जो है ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया और ये पॉपुलैरिटी जो है वो कब से शुरू हुआ। ये CTET एग्ज़ाम जो है वो एक्चुअली 2011 से शुरू हुआ और पहला CTET जो है वो जून 2011 को कंडक्ट किया गया। और इस एग्ज़ाम में 7.60 लाख कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर हुए एग्ज़ाम में। और उसके बाद अगले साल 9 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए।
अब ये थोड़ा सा जो इंक्रीज़ है वो शायद इसलिए है क्योंकि जो वर्किंग टीचर्स थे उनको भी कुछ टाइम लिमिट दिया गया कि 2 साल के अंदर अंदर आपको CTET क्वालिफाई करना है। तो जो वर्किंग टीचर्स थे उन्होंने भी एग्ज़ाम लिया, तो थोड़े नंबर जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। उसके बाद में नंबर्स थोड़े हर साल थोड़े कम होते नज़र आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये अराउंड 7 लाख के नंबर पे थे इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम। और फिर ये सितंबर 2016 में एक्चुअली 5.79 लाख कैंडिडेट्स अपियर हुए। उसके बाद में जो दिसंबर 2018 वाला एग्ज़ाम है उसमें एक सडन इंक्रीज़ होता है और यहाँ पे एक्चुअली 19.52 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं एग्ज़ाम के लिए। अब इसके पीछे दो वजह हो सकते हैं। एक तो है कि ये 2017 वाला जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया, यानी कि जो कैंडिडेट 2017 में एग्ज़ाम लेने वाले थे वो भी शिफ्ट हो गए 2018 के लिए। और हमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी सुनने को मिलता है कि जो स्टेट्स नॉर्मली TET कंडक्ट करते हैं तो उस साल में बहुत सारे स्टेट्स ने जो है उनका जो TET एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं किया या फिर वो कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए। तो स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, इन सारे स्टेट्स के जो TET कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी शायद CTET पे शिफ्ट हो गए। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि ये नंबर्स इतने शार्पली इंक्रीज़ क्यों हुए 5.79 लाख से 19.52 लाख कैंडिडेट्स। और जैसे कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस होते हैं तो उसी तरह CTET के जो नंबर्स है वो एक बार इंक्रीज़ हो गए तो इंक्रीज़ हो गए, फिर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उसके बाद में से नंबर्स हमेशा सालों साल इंक्रीज़ होते आ रहे हैं 1-2 लाख से। और जो मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम था दिसंबर 2021 उसमें एक्चुअली 27.74 लाख कैंडिडेट्स एक्चुअली अपियर हुए एग्ज़ाम के लिए। ये CTET एग्ज़ाम का बढ़ते पॉपुलैरिटी के पीछे एक और भी वजह हो सकता है। वो ये है कि अगर आप बहुत सारी ये जो स्टेट लेवल TET एग्ज़ाम्स को देखते हो तो उसमें ऑलमोस्ट हर साल में एक ना एक प्रॉब्लम तो हो निकलता ही है। जैसे कि महाराष्ट्र TET एग्ज़ाम में कुछ स्कैम हो गया और बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए, तो वहाँ पे भी थोड़ा एम्बिग्यूटी निकला। और UP TET जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली कैंसिल हो गया पेपर लीक की वजह से। और असम में भी TET क्वेश्चन पेपर शायद लीक हो गया था, उसके पीछे भी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ऐसे सारे केसेस में जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम लिया हुआ है उनके लिए बहुत सारा एक एम्बिग्यूटी हो जाता है, एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये एग्ज़ाम अब इसका रिज़ल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अदरवाइज़ नॉर्मली जो स्टेट लेवल TET एग्ज़ाम लेने वाले थे वो भी शायद CTET के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट CTET एग्ज़ाम जो है वो एक हायर स्टैंडर्ड्स पे कंडक्ट किया जाता है और एक गारंटी रहता है कि हाँ एग्ज़ाम तो डेफिनेटली कंडक्ट किया जाएगा और रिज़ल्ट भी टाइम पे निकलेगा। तो शायद जो कैंडिडेट्स ये स्टेट लेवल TET लेने वाले थे वो भी शिफ्ट हो रहे हैं CTET में, तो इसी वजह से CTET के जो नंबर्स हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और भी स्ट्रॉन्ग रीजंस है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CTET के जो नंबर्स है ओवरऑल बढ़ते जाएंगे अगले कुछ सालों तक। जैसे कि अभी जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकला 2020 का, तो उसके बेसिस पे जो NCTE जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि TET या फिर CTET कंपलसरी कर दिया जाएगा सारे टीचर्स के लिए। यानी कि जो अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स थे जिनको CTET या फिर TET कम क्लियर नहीं करना था, तो उनको भी अब इनमें से एक एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। तो अब जैसे हमने सोचा और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, पॉपुलैरिटी ऑफ द TET जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा डाउट होता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, रिज़ल्ट निकलेगा कि नहीं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं शायद CTET की तरफ। और अगर ये PGTs को भी इनमें से एक एग्ज़ाम लेना है तो ये नेचुरल होगा कि बहुत सारे जो PGT लेवल के टीचर्स हैं वो भी CTET की तरफ बढ़ेंगे और CTET में बैठेंगे। अब ये जो PGTs है वो क्लास 9 to 12 तक सिखाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी टीचर्स हैं इस लेवल पे। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर वो इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जूनियर लेवल्स के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड है। जैसे कि अगर ये PGTs के लिए CTET में एक और पेपर निकाला जाता है, पेपर 3, और वो क्लास 9 to
12 लेवल का है। तो अब ये पीजीटीज जो है वो सिर्फ पेपर 3 ही नहीं लेंगे, बल्कि जो लोअर लेवल के पेपर्स है पेपर 2 और पेपर 1 वो भी अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि तब उनका जो सीटीईटी क्वालिफिकेशन होगा वो कंप्लीट होगा अक्रॉस ऑल लेवल्स। तो जब ये पीजीटीज भी कंपल्सरीली सीटीईटी लेंगे तो पेपर 1, 2 और शायद पेपर 3 अगर वो इंट्रोड्यूस हुआ तो सारे पेपर्स के अक्रॉस नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और एनसीटी जो है वो इस नए चेंजेस को लागू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बना रहे हैं और कुछ चेंजेस भी ला रहे हैं ये ओवरऑल सीटीईटी के स्ट्रक्चर पे। तो क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा, क्या पेपर 3 सेपरेटली इंक्लूड किया जाएगा या फिर पेपर 1 और 2 को ही एडजस्ट किया जाएगा ताकि उनमें ही पीजीटीज को भी टेस्ट किया जाए। तो अब क्लैरिटी तो नहीं है अभी तक कि ये जो नए चेंजेस आने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, क्या चेंजेस होंगे, लेकिन गारंटीड ये है कि चेंजेस तो होंगे ज़रूर आने वाले कुछ सालों में। और इस चेंजेस की वजह से एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर सिलेबस जो है वो थोड़ा और एक्सपैंड हो सकता है और नंबर्स जो है सीटीईटी में बैठेंगे वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है जब हम अगले कुछ स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे। पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसे भी चेंजेस हुए हैं स्टेट लेवल टीईटी एग्ज़ाम्स में और उनके रूल्स में जो कि अल्टीमेटली सीटीईटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कर्नाटका में एक गवर्नमेंट का अमेंडमेंट निकला जिसमें ये कहा गया कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी टीईटी एग्ज़ाम ले सकते हैं। हालांकि अभी तक बीएड डिग्री मैंडेटरी है, लेकिन कुछ सुनने को मिल रहा है कि शायद ये बीएड डिग्री का जो रिक्वायरमेंट है उसे भी ड्रॉप कर दिया जाएगा और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है वो डायरेक्टली टीईटी ले सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डायरेक्टली टीईटी ले सकते हैं तो ऐसे ही चेंजेस शायद सीटीईटी में हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डायरेक्टली शायद सीटीईटी भी ले सकते हैं विदाउट ए बीएड डिग्री एट सम पॉइंट आने वाले कुछ सालों में। और तमिलनाडु में भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला कुछ सालों पहले कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है जिन्होंने बीएड भी कंप्लीट किया हुआ है वो टीईटी के लिए बैठ सकते हैं और वो मैथमेटिक्स टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स विद ए बीएड टीईटी के लिए बैठ सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऐसा जो चेंजेस है वो सीटीईटी के लिए भी लागू हो जाएगा शायद। और इवन तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी एक रीसेंट जजमेंट में ये क्लैरिटी दिया कि अगर बीटेक ग्रेजुएट्स है जो कि इंजीनियरिंग डिग्री होता है और उन्होंने बीएड भी कंप्लीट किया हुआ है तो वो एलिजिबल होंगे पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए। अगर ये पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको भी जो है टीईटी या फिर सीईटी लेना पड़ेगा। तो इन सारे चेंजेस के वजह से जो सीटीईटी का जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सीटीईटी में जितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उसमें नंबर चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे और सीटीईटी का जो सिलेबस है उसमें भी थोड़े चेंजेस हो सकते हैं ऐसे सारे चेंजेस की वजह से। तो ये भी जो है एक बात आपको दिमाग में रखना है जब आप सीटीईटी के बारे में सोच रहे हैं। इस ग्राफ से हमें एक क्विक आइडिया मिलता है कि पेपर 1 और पेपर 2 का पॉपुलैरिटी कितना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप 2016 को इग्नोर करते हो क्योंकि वो साल जो है थोड़ा नंबर्स अजीब से हैं, तो पिछले 5 अगर आप सीटीईटी एग्ज़ाम्स को देखते हो तो पेपर 1 जो है वो पेपर 2 से पॉपुलर रहा है। जैसे कि अभी जो मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 2021 में उसमें पेपर 1 के लिए 14.96 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 15 लाख कैंडिडेट्स, और पेपर 2 के लिए 12.78 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों पेपर्स में। और जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स जो है वो पहले रजिस्टर करते समय दोनों पेपर्स के लिए पैसे भर देते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब प्रिपरेशन करने लगते हैं तो तब उनको ये लगता है कि मैं पेपर 1 में ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ तो वो सिर्फ पेपर 1 लेते हैं और पेपर 2 से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि क्यों पेपर 1 में ज़्यादा नंबर्स होते हैं पेपर 2 से कंपेयर करें तो। इस स्लाइड में जो ग्राफ बनाया गया है वो बेस्ड है कि इस पर्टिकुलर साल में सीटीईटी में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। जैसे कि सितंबर 2016 में अराउंड 70,000 कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई हो गए, या तो सिर्फ पेपर 1 में या सिर्फ पेपर 2 में या फिर
पेपर 1 और 2 दोनों को मिला के। अब उसके अगले वाला जो CTET था उसमें 3.05 लाख कैंडिडेट्स क्लियर हो गए। उसके बाद 3.52 लाख्स, और जो दिसंबर 2019 का था एग्ज़ाम उसमें 5.42 लाख कैंडिडेट्स क्लियर हो गए। फिर जैन 2021 में 6.54 लाख्स, और जो सबसे रिसेंट वाला एग्ज़ाम है दिसंबर 2021 उसमें 6.66 लाख कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई हो गए। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सितंबर 2016 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जस्ट अराउंड 70,000 था, तो ये जो है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि 6.66 लाख जो है वो ऑलमोस्ट 7 लाख्स के नज़दीक आ जाता है। अब ये जो है रॉ नंबर्स है, यानी कि इन्हें देखने से हमें कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6.66 लाख का पास्ट है और यहाँ पे से सिर्फ 70,000 पास्ट है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कॉन्टेक्चुअली कि इस सालों में कितने कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर हुए एग्ज़ाम के लिए। तो उससे हमें थोड़ा अच्छा बेहतर आइडिया मिलता है कि उस साल में जो था वो पेपर ईजी था या टफ था, कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली क्लियर कर पाए इस एग्ज़ाम को। तो ये रॉ नंबर जो है वो हमें कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये इम्पॉर्टेंट है एक बात के बारे में सोचने के लिए, कि अगर हम इन सारे नंबर्स को देखते हैं तो अगर सिर्फ हम पिछले 5 CTET एग्ज़ाम के नंबर्स भी देखते हैं तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो CTET क्वालिफाइड है, और क्योंकि अभी CTET का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे कैंडिडेट्स जो है अगर इनका एज बार नहीं हुआ है तो ये सारे एलिजिबल होंगे टीचर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। यानी कि जो मार्केट में ओवरऑल कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है हर साल, क्योंकि आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही कुछ नंबर्स ऐड होते जाएंगे, तो ये सारा जो है ये पूल ऑफ कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आपको सिर्फ CTET क्लियर नहीं करना है, आपको CTET जो है जितने ज़्यादा मार्क्स हो सके उतने से क्लियर करना है। आपको ये फोकस करना है कि CTET पेपर 1 पेपर 2 आप जितने ज़्यादा मार्क्स हो सके उतने स्कोर करेंगे, क्योंकि जो आगे सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें CTET मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना है जब आप CTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये हमें ये दिखा रहा है कि एज अ परसेंटेज जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे एग्ज़ाम में इन सालों में, तो उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली क्लियर कर पाए इस एग्ज़ाम को। जैसे कि सितंबर 2016 में जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे उनमें से 12.01% ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर कर पाए, या तो सिर्फ पेपर 1 या फिर सिर्फ पेपर 2 या फिर दोनों पेपर्स को मिला के। तो ये टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर द एग्ज़ाम दिखा रहा है। अब ये जो नंबर्स है, ये जो परसेंटेज है, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा था जनवरी 2021 तक, और जनवरी 2021 में हमने CTET में आज तक का मैक्सिमम पास परसेंटेज देखा, वो 27.82% था। उसके बाद में ये जो पास परसेंटेज है वो गिर गया, और जो सबसे रिसेंट एग्ज़ाम था दिसंबर 2021 उसमें सिर्फ 23.99% बच्चे पास हुए। अब ये नंबर्स क्यों कम हुए, ये पास परसेंटेज क्यों कम हुआ, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो मुश्किल थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो एक्चुअली 23 डिफरेंट डेज पे कंडक्ट किया गया, यानी कि 23 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन पेपर शायद ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए शायद पास परसेंटेज कम हो गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया गया, तो बच्चों को इस ये न्यू मोड जो है, जो क्योंकि उनको ऑनलाइन पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया पेपर लिखने के लिए, तो इसके वजह से भी शायद मार्क्स कम हुए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस बार CTET में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी शायद ये जो पास परसेंटेज है वो कम हो गया होगा। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में क्या ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था जनवरी 2021 तक, क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड फिर से वापस आ जाएगा, या फिर अब क्योंकि पास परसेंटेज जो कम हो गया है ये और भी कम हो जाएगा। ये जो है हमें थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा कि अगले एग्ज़ाम में कैसा रिज़ल्ट निकलता है।
ये CTET पास परसेंटेज के बारे में थोड़ा और बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया 2016 से जैन 2021 तक जो पास परसेंटेज था वो एक्चुअली एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा था। सितंबर 2016 में अगर अराउंड 12% पास परसेंटेज था तो जैन 2021 में ये ऑलमोस्ट 27% से थोड़ा ज़्यादा पास परसेंटेज तक आ गया। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड के पीछे एक और वजह हो सकती है। एक पुराना आर्टिकल था इकोनॉमिक टाइम्स का नवंबर 2015 से, उसमें ये लिखा गया था कि उस टाइम में यानी कि जो 2015, 2014, 2013 के टाइम में जो CTET चल रहा था तो उसमें पास परसेंटेज जो था वो और भी कम था। अगर 2016 में 12% था तो उससे पहले सिर्फ 7 और 8% हुआ करता था जो बच्चे क्लियर कर पाते थे CTET को। तो क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थे टीचर पोस्ट के वो सारे स्टेट्स में इंक्रीज़ हो रहे थे और CTET में परसेंटेज पास जो था वो नंबर्स उतने थे नहीं, तो ये NCTE ने ये सोचा कि ये एग्ज़ाम को ही थोड़ा इजी बना देते हैं ताकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो क्लियर कर पाएँ उसमें इंक्रीज़ हो जाए। और वो भी वजह हो सकता है कि यहाँ से जो है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया क्योंकि पेपर को हर साल थोड़ा थोड़ा इजी बना दिया गया। और अभी जो है क्योंकि ये अभी ऑनलाइन मोड पे चला गया है और क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी इतना इंक्रीज़ हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो इसके वजह से शायद अभी जो पास परसेंटेज है वो गिर गया है और अभी जो है 23.99% पे आ गया है। अब आपको आगे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना होगा कि ये जो रिड्यूस नंबर्स हैं ये शायद कंटिन्यू होंगे आने वाले सालों में, शायद पास परसेंटेज और भी कम हो जाएगा या फिर यही लेवल में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा थरो होना चाहिए क्योंकि अगर पेपर का डिफ़िकल्टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन और भी थरो होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स को कम किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ पास मार्क्स नहीं निकालना है लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना निकालना है ताकि इवन अगर थोड़े मार्क्स काट भी दिए जाए तो भी आपको एक कंफर्टेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। और अगर आप पेपर एंड पेन मोड में अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो और जैसे कि अभी एग्ज़ाम जो है वो पूरा ऑनलाइन मोड में हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आपको भी अपना प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में करना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। इस स्लाइड में हम पेपर 1 और पेपर 2 में जो पास परसेंटेज है उसको कंपेयर कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यूजुअली पेपर 1 में जो पास परसेंटेज है वो पेपर 2 के मुकाबले ज़्यादा रहता है। अब हाँ, ये 2019 जो है उसे आप इग्नोर कर लीजिए क्योंकि ये एक एबरेशन है, यानी कि ये साल जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि पेपर 2 में पेपर 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा पास परसेंटेज है, तो इसको जो है आप इग्नोर कर लीजिए। बट इन जनरल अगर आप ये 2019 को छोड़ के और कोई भी अगर पेपर देखोगे तो पेपर 1 में ज़्यादा पास परसेंटेज होता है। और आप दो रीसेंट एग्ज़ाम को देखते हो दिसंबर 2021 और जैन 2021, उसमें आप देख सकते हो कि पेपर 1 में पास परसेंटेज सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि पेपर 1 इन जनरल इजी होता है और पेपर 2 जो है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसे बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। जैसे कि अगर आप एक पेड़ में से आम तोड़ने के लिए जा रहे हो तो जो सबसे नीचे वाले जो आम है उन्हें पहले तोड़ लेना चाहिए क्योंकि वो आसानी से तोड़े जा सकते हैं, और जो पेड़ में बहुत ऊपर लगे हुए आम उन्हें आप बाद में तोड़ सकते हो। तो फर्स्ट यू शुड टारगेट द लो हैंगिंग फ्रूट्स। अब क्योंकि अगर आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, बहुत सारा टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप एक ही साल में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकाल सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आपको पहले पेपर 1 पे फोकस करना चाहिए ताकि एटलीस्ट एक पेपर तो निकल जाए और पेपर 2 को आप आराम से अगले साल निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और दोनों पेपर को एक ही साल निकालने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाए और आप दोनों पेपर्स में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसीलिए आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स का प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। पहले सबसे आसान जो पेपर है वो निकाल लीजिएगा और उसके बाद में
पेपर 2 को टारगेट कर सकते हो। जब मैं ये CTET के नंबर्स देख रहा था तो एक और इंटरेस्टिंग परसेंटेज में मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा था। वो ये है कि कितने कैंडिडेट्स एक्चुअली रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम के लिए लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते, यानी रजिस्टर्ड नॉट अपीयर्ड। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टर्ड नॉट अपीयर्ड है वो फ्लक्चुएट हो रहा है सालन साल, लेकिन ऑन एन एवरेज 18% से लेकर 23% तक अगर ये ड्रॉप आउट रेट है तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज अराउंड 20% ऑफ कैंडिडेट्स जो है, यानी अगर 5 कैंडिडेट्स रजिस्टर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो उनमें से एक कैंडिडेट जो है वो डेफिनेटली ड्रॉप आउट हो जाता है। ये सिर्फ शायद पेपर 1 में ड्रॉप आउट हो रहा है या फिर पेपर 2 में ड्रॉप आउट हो रहा है या फिर दोनों पेपर में ड्रॉप आउट हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 20% जो है वो ड्रॉप आउट रेट है CTET में। अब इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही फ्रीक्वेंट वजह ये होता है कि जब कैंडिडेट्स साल के शुरू में जब बहुत सारा टाइम है उनके पास, तब वो प्रिपरेशन शुरू नहीं करते हैं, वो थोड़ा उसको पोस्टपोन करते हैं। मैं अगले हफ्ते से प्रिपरेशन शुरू करूँगा या फिर अगले महीने से प्रिपरेशन शुरू करूँगा, तो ये पोस्टपोन करते 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 जो है नोटिफिकेशन तक टाल लेते हैं। और जब नोटिफिकेशन निकलता है, जब वो फ़ी भरते हैं, तभी उनका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है और तब तक जो है टाइम जो है बहुत ही कम रहता है, यानी कि आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो इससे बेहतर है कि आप साल के बिगिनिंग से ही प्रिपरेशन शुरू कर लें। जैसे कि बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर आप साल के बिगिनिंग में से ही आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू करते हो, जितने सारे पुराने क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, उनको 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व कर लेते हो, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो आराम से बिना किसी प्रेशर के हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही टालते रहोगे, उसको पोस्टपोन करते रहोगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, तो लास्ट मिनट में आप पे ऊपर अननेसेसरीली प्रेशर आ जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके पास अभी टाइम है तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, आप किसी बात के लिए वेट मत कीजिए। और अगर आपने पूरा फ़ी भर दिया है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए, और अगर आप किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहे हो, तो भी आप पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। आपको अगर प्रिपरेशन, आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं है, फिर भी आप जाके एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर बहुत आसान निकले और आप क्लियर कर लो पेपर को, या फिर अगर पेपर नॉर्मल डिफ़िकल्टी का है तो आप क्लियर नहीं भी कर पाए, तो भी आपको एक एक्चुअल रियल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये अगले साल के लिए एक यूज़फुल चीज़ है। तो जो भी हो, अगर आपके पास टाइम है तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, और अगर आपने फ़ी भर दिया है तो एग्ज़ाम को मिस नहीं करना है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ये पेपर 1 और पेपर 2 में जो रजिस्टर्ड नॉट अपीयर्ड के परसेंटेजेस है उनको कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि पेपर 1 में जो है जो ड्रॉप आउट रेट है वो हमेशा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर के लिए सेम नंबर्स है। अब इसके पीछे ये वजह हो सकता है कि जब बच्चे जो है शुरू करते हैं प्रिपरेशन, वो दोनों पेपर्स को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, और थोड़े दिनों के बाद उनको लगता है कि भैया पेपर 1 के लिए तो मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, लेकिन पेपर 2 प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो पेपर 2 लास्ट मिनट में वो एग्ज़ाम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस नंबर्स, इससे हम थोड़ा कुछ सीख सकते हैं, तो ये है कि पहले आप प्रिपरेशन में ना पेपर 1 पे फोकस कीजिएगा, और एटलीस्ट वंस सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है, सारे मॉक टेस्ट है, उनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा पेपर 1 में, और उसके बाद इमीडिएटली आप पेपर 2 का तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 में आपने पूरा तैयारी कर लिया है तो वो आपके लिए एक अच्छा सा फाउंडेशन हो जाता है, जिसके ऊपर आप पेपर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्रिपरेशन के बाद अगर आपको ये लगे कि पेपर 2 प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसे छोड़ के, उसे आप इग्नोर करके आप फॉल बैक कर सकते हो पेपर 1 पे, ताकि पेपर 1 में एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन थरो हो जाए। तो ये जो है आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, यानी कि आपको क्लियर करना है दोनों पेपर, लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेस यानी कि टाइम कम है, तो अगर आप दोनों पेपर के ऊपर उसे स्प्रेड कर दोगे तो इसका मतलब है कि जो टाइम अलॉट कर पाते हो एक एक पेपर के लिए वो भी कम हो जाएगा, तो आप दोनों पेपर में ठीक नहीं करोगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपना जो रिसोर्सेस है अगर कम है तो पहले
एक पेपर पे फोकस कीजिएगा, पेपर 1 पे, और उसके प्रिपरेशन ख़त्म करने के बाद जो है आप पेपर 2 पे मूव कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, एडिक्वेट टाइम है, तो दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट पेपर 1 तो आप क्लियर कर लोगे इस साल। अगर हम पेपर 1 के ब्रेकडाउन नंबर्स देखते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड नंबर्स को सेपरेटली कंसिडर करते हैं, तो इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। जो हमने ओवरऑल नंबर्स में देखा है वही यहाँ पे भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर द CTET जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। और जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि जो रजिस्टर्ड और एक्चुअली अपीयर्ड का डिफरेंस है, वो भी कंसिस्टेंटली अराउंड 20% पे है। और अगर हम CTET पेपर 1 में पास परसेंटेज देखते हैं तो वो भी जो है वो साल बाय साल, ईयर ऑन ईयर, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। अगर हम मोस्ट रिसेंट एग्जाम यानी कि दिसंबर 2021 के नंबर्स देखते हैं तो अराउंड 18.92 लाख कैंडिडेट्स जो है उन्होंने रजिस्टर किया पेपर 1 के लिए, जिनमें से 14.96 लाख कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर हुए, और जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए उनमें से 4.45 लाख कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर कर पाए CTET पेपर 1 में। अगर हम पेपर 1 में जो पास परसेंटेज है उसको कंपेयर करते हैं तो अब देख सकते हो कि फ्रॉम 2016 टिल 2019 जो है पास परसेंटेज थोड़ा कमी था, यानी कि इन सालों में अराउंड 15-16% पे हॉवर कर रहा था पास परसेंटेज। और यहाँ पे दिसंबर 2019 से जैन 2021 को पास परसेंटेज एक्चुअली सडनली स्पाइक हो गया, और जैन 2021 में जो ऑलमोस्ट 33.26% जो था वो पास परसेंटेज था। और उसके बाद में जो सबसे रिसेंट एग्ज़ाम था दिसंबर 2021, उसमें थोड़ा पास परसेंटेज कम हो गया, लेकिन अभी भी वो 29.79% पे है। यानी कि अगर एग्ज़ाम लिखते हैं तो ऑलमोस्ट 1/3 जो पेपर 1 लिख रहे हैं वो पास हो जाते हैं। तो ये पेपर 1 जो है आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर हम पेपर 2 के नंबर्स को ब्रेक डाउन करके देखते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड नंबर्स को देखते हैं, तो ओवरऑल नंबर्स जो है जो इस एग्ज़ाम के लिए, पेपर 2 के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो जो है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो इसमें नो सरप्राइजेस। और अगर हम ये गैप देखते हैं बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड, यानी कि ये जो है वो ड्रॉप आउट रेट होता है, तो ये ड्रॉप आउट रेट जो है वो यहाँ तक, यानी 2019 दिसंबर तक थोड़ा कंसिस्टेंट था, लेकिन जो पिछले जो 2 एग्ज़ाम है, जैन 2021 और दिसंबर 2021, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रॉप आउट रेट है ये इंक्रीज़ हो गया है। यानी कि लोग रजिस्टर तो कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं अपेयर कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है ड्रॉप आउट रेट ये ज़्यादा हो गया है। तो इसके पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बच्चे जो है रजिस्टर तो कर लिया है लेकिन प्रिपरेशन के लिए उनके पास एडिक्वेट टाइम नहीं है। तो इन एनी केस अगर हम पास नंबर्स भी देखते हैं तो पास नंबर्स भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। जैसे कि यहाँ से जो है 2019 पे तक स्टडीली इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 2019 दिसंबर में वो इंक्रीज़ होता है, फिर अगेन यहाँ से डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो ये जो है थोड़े नंबर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पेपर 1 जो है वो डेफिनेटली ईजियर है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। देयरफॉर आपका टारगेट फर्स्ट पेपर 1 होना चाहिए और पेपर 2 जो है वो आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए। अगर हम पेपर 2 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज अ परसेंटेज नंबर्स को सेपरेटली स्टडी करते हैं तो ये देख सकते हैं कि सितंबर 2016 से जुलाई 2019 तक जो है नंबर्स थोड़े लोअर साइड में थे, वो अराउंड 11% से 14% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे। उसके बाद में दिसंबर 2019 को ये स्पाइक हो जाता है और यहाँ पे पास परसेंटेज जो है वो 29.74% तक पहुँच गया। अब इसके बाद में जैन 2021 में ये कम हो गया और यहाँ पे 21.69% तक आ गया। हालांकि अगर हम पूरा CTET को एज एन एग्रीगेट देखते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो एक्चुअली जैन 2021 में मैक्सिमम पास परसेंटेज था, लेकिन अगर हम पेपर 2 को सेपरेटली कंसिडर करते हैं तो फॉर सम रीज़न दिसंबर 2019 में इसका मैक्सिमम पास परसेंटेज था। और जो मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम है उसमें पास परसेंटेज और भी कम हो गया और यहाँ पे 17.22% तक पहुँच गया। अब इसका मतलब ये है कि पेपर 2 का जो क्वालिटी है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है।
और पेपर 1 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। इन एनी केस, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पेपर 2 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो नॉर्मली ही थोड़ा हायर लेवल का होता है। तो आपका पहला टारगेट जो है वो पेपर 1 होना चाहिए और सेकेंडरी टारगेट जो है वो पेपर 2 होना चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CTET, यानी CTET प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, द आंसर इज़ नाउ। जितनी जल्दी हो सके आप अपने CTET का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी जल्दी आप ये क्वालिफिकेशन को निकाल लेंगे उतना ही बेहतर है, उतना ही फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी देखा, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स CTET क्वालिफिकेशन के साथ निकल रहे हैं उसका नंबर जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि हर साल जो है वो ओवरऑल कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा जब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप CTET निकाल लोगे तो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। तो कंपटीशन के हिसाब से द सूनर द बेटर। और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि आप जानते हैं नया NEP ऑलरेडी लागू हो चुका है, नया NCF भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि CTET में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो CTET में कुछ चेंजेस होने से पहले अगर जो एग्जिस्टिंग जो मॉडल है CTET का उसमें अगर आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी उससे आप थरोली फेमिलियर हो, इसके लिए बहुत सारे प्रिपरेशन मटेरियल भी है, मॉक टेस्ट भी है, क्वेश्चन पेपर्स भी है। तो अगर एग्जिस्टिंग मॉडल पे अगर आप उसे क्लियर कर लोगे तो अच्छा है। पॉसिबल चेंजेस इन सिलेबस, CTET का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है कई सालों से, तो अब आने वाले सालों में वो सिलेबस भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सिलेबस चेंज होने से पहले अगर आप क्लियर कर लोगे तो बेहतर है। और पॉसिबल चेंजेस इन द पैटर्न, जैसे कि आप जानते हो अभी अगर CTET सारे लेवल के लिए कंपलसरी हो जाता है और इसमें पेपर 3 भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पेपर 1 और पेपर 2 में भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो पैटर्न में चेंजेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सारे जो पुराने क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, वो थोड़े कम यूज़फुल हो जाएंगे। तो जब तक ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल आपके पास है, मार्केट में अवेलेबल है, तो अभी अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे तो अच्छा है। तो पैटर्न के हिसाब से भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको क्लियर कर लेना चाहिए। और क्योंकि अभी जो CTET क्वालिफिकेशन का वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम बना दिया गया है, तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप ये क्लियर कर लोगे उतना ही बेहतर है। तो आप अपना प्रिपरेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर लीजिएगा, और हो सके तो दोनों पेपर्स को एक ही एग्ज़ाम में निकाल लीजिए, नहीं तो आप पहले पेपर 1 को टारगेट करके फोकस करके उसे निकाल लीजिए, फिर अगले इमीडिएट नेक्स्ट एग्ज़ाम में पेपर 2 को आप सेपरेटली टैकल कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक कुछ है तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकें। और अगर आपके दोस्त भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे सेफ, एंड मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।